नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट का ज़रूरी है, डिटर्मिनेंट्स का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, उन सारे प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर एक अलग वीडियो होगा जिसमें इस एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। आप लोगों को अगर इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। कहने का क्या मतलब है, चलिए अच्छे से हम लोग समझते हैं। जैसे कि ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 4 2 3 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 20 माइनस 6 क्या निकल गया 14। तो डिटर्मिनेंट ए आ गया 14, ठीक है। अब इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। कहने का मतलब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में ही ना हम लोग रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेंगे। तो फर्स्ट रो क्या है 4 2, तो इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेते हैं। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की जगह लिख लेते हैं, तो 3 5। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ए डैश निकला है इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 20, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6। 20 माइनस 6 क्या आ गया 14। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और ए डैश का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल आ रहा है ना, बात क्लियर है। तो प्रॉपर्टी 1 वही बोल रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दीजिएगा तो दोनों वैल्यू डिटर्मिनेंट का सेम ही आएगा। बात क्लियर हो रहा है। तो यहां से एक बात क्या पता चल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझ लेना। चलिए समझते हैं एक और एग्जांपल लेकर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 3 1 2 4 3 2 6, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले 2 को लेते हैं। तो 2, अब ये जिस रो में और जिस कॉलम में उसको इमेजिन करते हैं कि डिलीट कर दी, तो बचा क्या 2 4 2 6 2 4 2 6। अब देखिए ये प्लस है तो ये अपने साथ माइनस साइन लेगा, तो -4। अब ये जिस रो में और जिस कॉलम में उसको इमेजिन करेंगे कि डिलीट कर दी, तो बचा क्या 1 4 3 6 1 4 3 6 प्लस 3, ये जो 3 है। अब इसको और इसको इमेजिन करेंगे कि डिलीट कर दी, तो बचा क्या 1 2 3 2 1 2 3 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस 4 इंटू 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस 3 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो 2 इंटू 12 माइनस 8 4, माइनस 4 इंटू 6 माइनस 12 माइनस 6, प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4। अब देखिए 2 इंटू 4 8, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6 24, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 4 12, ठीक है। तो देखिए 8 प्लस 24 ये आ जाएगा 32 माइनस 12, ये आ गया 20। 32 माइनस 12 20 आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके और देखते हैं कि सेम इसके इक्वल आता है कि नहीं, ठीक है। देखिए रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेते हैं, 2 4 3 को फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं, जैसे ट्रांसपोज निकालने के समय हम लोग करते हैं। फिर सेकेंड रो को हम लोग सेकेंड कॉलम की जगह लिख लेते हैं, 1 2 4 को सेकेंड कॉलम की जगह लिख लेते हैं, 1 2 4। फिर थर्ड रो को हम लोग थर्ड कॉलम में लिख लेते हैं, 3 2 6 को हम लोग थर्ड कॉलम में लिख ली। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और देखते हैं दोनों का वैल्यू इक्वल आता है कि नहीं। बिल्कुल आएगा इक्वल। देखिए 2, सबसे पहले 2 को लिए, फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 को लिए। अब जिस कॉलम में और जिस रो में उसको इमेजिन करेंगे कि डिलीट कर दिए, तो बचा क्या 2 2 4 6 यही बचा ना। तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर देखें। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब ये 1 जो है वो अपने साथ माइनस साइन लेगा, तो -1। अब ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको समझेंगे कि डिलीट कर दिए, तो बचा क्या 4 2 3 6। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब प्लस 3, अब इसको और इसको इमेजिन करेंगे कि डिलीट कर दी, तो बचा 4 2 3 4। तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6।
अब देखिए 2 इंटू 12 माइनस 8 ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 24 माइनस 6 ये हो जाएगा 18 प्लस 3 इंटू 16 माइनस 6 ये हो जाएगा 10। 4 टू ज़ा 8 माइनस 18 इंटू 1 18 प्लस 3 इंटू 10 30। अब देखिए 30 प्लस 8 38 माइनस 18 38 माइनस 18 क्या हो गया 20। देखिए 20 है, ये भी है और ये भी 20 है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो दोनों इक्वल ही होगा। बात क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से एक एक पॉइंट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी 2 में। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 1 में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। आज के वास्ते कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, बस ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टी 2 बोल रहा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि ये एक डिटर्मिनेंट है 4 6 3 5, इसका वैल्यू क्या होगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो 20 माइनस 18 क्या हो गया 2। लेकिन अगर किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि हम लोग फर्स्ट रो के जगह सेकेंड रो को लिख देते हैं और सेकेंड रो के जगह फर्स्ट रो को लिख देते हैं। तो देखिए सेकेंड रो है 3 5, तो इसको हम लोग फर्स्ट रो के जगह लिख दिए, और फर्स्ट रो है 4 6, तो इसको हम लोग सेकेंड रो के जगह लिख दिए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो 18 माइनस 20 क्या आ गया -2। साइन चेंज हो रहा है ना, इसका डिटर्मिनेंट है 2 लेकिन इसका डिटर्मिनेंट है -2। अगर इसका रहता -2 तो इसका आता +2। साइन चेंज हो रहा है ना। क्या समझे आप लोग कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी दो रो या किसी दो कॉलम, देखिए यहाँ पे कॉलम को भी इंटरचेंज करके देख लीजिए, साइन चेंज आएगा इसका वैल्यू। फर्स्ट कॉलम के जगह हम लोग सेकेंड कॉलम को लिख लेते हैं 6 5, और सेकेंड कॉलम की जगह हम लोग फर्स्ट कॉलम को लिख लेते हैं 4 3। अब इसका वैल्यू निकालिए, देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 18 माइनस 20 क्या आ गया -2। देखिए इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है ना -2। तो क्या समझे कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी दो रोज या कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो जो डिटर्मिनेंट के वैल्यू होता है उसका भी साइन चेंज हो जाता है। इसका अगर प्लस में है तो इसका माइनस में, इसका माइनस में है तो इसका प्लस में। अब देखिए बच्चा को कन्फ्यूजन क्या होता है कि प्रॉपर्टी 1 को भी वो सेम यही समझ लेता है। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी 1 क्या बोल रहा था, प्रॉपर्टी 1 बोल रहा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, यहां बोल रहा है कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करना, और प्रॉपर्टी 1 में बोल रहा था कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि ट्रांसपोज निकालेंगे। कि देखिए 4 6 ये फर्स्ट रो का है तो इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, 3 5 ये सेकेंड रो का है तो इसको हम लोग सेकेंड कॉलम में लिख दिए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सेम इसी के जैसा आएगा। देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो 20 माइनस 18 क्या हो गया 2 आया। सेम आया ना डिटर्मिनेंट। लेकिन किसी दो रो, यहाँ पे किसी दो कॉलम को इंटरचेंज किए हैं, यहाँ पे दो रो को इंटरचेंज किए हैं, तो किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कीजिएगा तब डिटर्मिनेंट के वैल्यू का साइन भी चेंज हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं 3/3 का। आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। 1 2 4 6 8 3 2 5 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इस 1 को लेंगे, अब ये जिस रो में है, सॉरी जिस कॉलम में और जिस रो में उसको डिलीट कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा 8 3 5 2, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब ये -2 हो जाएगा। अब ये जिस कॉलम में और जिस रो में उसको इमेजिन करेंगे कि डिलीट कर दे, तो बचा क्या 6 3 2 2, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ठीक है। अब ये +4, इसको और इसको इमेजिन करेंगे कि डिलीट कर दिए, तो 6 8 2 5, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ठीक है ना। अब देखिए ये देखिए 1 इंटू 16 माइनस 15 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बचेगा, माइनस 2 इंटू 12 माइनस 6 तो 2 इंटू 6 12, प्लस 4 इंटू 30 माइनस 16 ये हो जाएगा 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। अब देखिए
56 प्लस 1 57, 57 माइनस 12 ये हो जाएगा 45। क्लियर है बात। इसका डिटर्मिनेंट निकल गया 45। अब इस डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या चेंज करते हैं कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि R1 की जगह R3 को लिख देते हैं, R1 की जगह R3 को, और R3 की जगह R1 को लिख देते हैं, और फिर डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं कि क्या चेंजिंग आता है। ठीक है, नाउ अच्छे से आप लोग को क्लियर हो रहा है ना एक एक बात। देखिए, इस R3 को हम लोग R1 की जगह लिख देते हैं, 252 को हम लोग R1 की जगह लिख देते हैं, 252। R2 में कोई चेंजिंग नहीं है, 683। याद रखिएगा किसी दो रो या किसी दो कॉलम को ही इंटरचेंज करना है। और ये R3 जो है वहाँ पे हम लोग R1 को लिख लेते हैं 124, 124। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। देखिए, आप लोग को अगर ये प्रॉपर्टी पता होगा तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो -45 होगा। ये प्लस में है तो इसका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए हम लोग निकाल कर भी देख लेते हैं। ये 2 है, 2 को लेंगे, इसको डिलीट करेंगे तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब ये -5, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 6 3 1 4, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस 2 इंटू इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 12 माइनस 8। अब देखिए 2 इंटू 32 माइनस 6 26, माइनस 5 इंटू 24 माइनस 3 21, प्लस 2 इंटू 12 माइनस 8 ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब 26 इंटू 2 ये हो जाएगा 52, माइनस 5 इंटू 21 ये हो जाएगा 105, प्लस 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8। अब 52 प्लस 8 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 माइनस 105 ये क्या आ गया -45 आ गया ना। देखिए, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 45 है तो इसका आ गया -45। अगर इसका रहता -45 तो इसका आ जाता +45। क्लियर हुआ बात, अच्छे से समझ में आया। प्रॉपर्टी 2 कहना क्या चाह रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कीजिएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कीजिएगा तो साइन भी चेंज हो जाता है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टी 3 बोल रहा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कहने का मतलब कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम सेम है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रो में भी 3 2 3 है और थर्ड रो में भी 3 2 3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू 0 के बराबर आएगा। कैसे, देखिए 3, अब ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम को इमेजिन करेंगे कि डिलीट कर दिए, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है, अब इसको लेंगे तो ये -2 होगा, ये प्लस है तो ये माइनस, तो -2। अब इसको और इसको इमेजिन करेंगे कि डिलीट कर दिए, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, अब प्लस 3 लेंगे। अब इसको और इसको इमेजिन करेंगे कि डिलीट कर दिए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 4 माइनस 6। देखिए 3 इंटू 6 माइनस 6 0, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। -2 इंटू 6 माइनस 3 -3, प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6 -2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 3 6, प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 0 आ गया ना। यहाँ पे R1 और R3 दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 0 के बराबर हो गया। या मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक 2x2 ऑर्डर का लेते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 4 और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 4। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों सेम है ना, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। देखिए करके, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8, 8 माइनस 8 0। क्या पता चल रहा है हम लोग को प्रॉपर्टी 3 से कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रोज या कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। क्लियर है बात, अच्छे से समझ में आया। अब चलिए हम लोग प्रॉपर्टी 4 को समझते हैं। देखिए प्रॉपर्टी 4 को हम लोग अपने लैंग्वेज में समझेंगे, बहुत आसान है और ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 4 6 8, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है।
अब इसमें से अगर कुछ कॉमन लेना है तो देखेंगे कि इसके सारे एलिमेंट्स में क्या कॉमन आ रहा है। देखिए इन सारे में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर एक डिटर्मिनांट दे रखा है 2, 4, 5, 8, ठीक है, तो इसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में भी अगर कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट रो में 2 हम लोग को लग रहा है कि कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 8। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट्स में कुछ कॉमन नजर आ रहा है तभी हम लोग बाहर कॉमन निकालेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में अगर किसी एक रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिर से देखिए ये जो नया डिटर्मिनेंट बना इसके सेकेंड कॉलम में भी 2 हम लोग को लग रहा है कि बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पे इंटू 2, तो यहाँ पे क्या 1, 5 और यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 4। बात क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए। मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट्स में कुछ कॉमन हो तो हम लोग बाहर निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में भी कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। देखिए अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है 2, 10, 20 और ये है 30। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन बनाने में ये बात बहुत हेल्प करेगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए इसके फर्स्ट रो में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर में 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके फर्स्ट रो में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4, 10 2 20, 20 और 30। बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है, इसके सेकेंड कॉलम में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड कॉलम में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर में 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 220 तो ऐसा ही लिख देंगे, और सेकंड कॉलम में 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 5 जा 50, 3 5 जा 150। ठीक है, सिंपल सा बात है कि नहीं। या सिंपल सा ऐसा सोचिए, देखिए यहाँ पे अगर इसके सेकंड कॉलम में हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, इसके सेकंड कॉलम में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो बाहर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड कॉलम में 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए फर्स्ट कॉलम को जैसे है वैसे लिख दिए। अब 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5, 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। क्लियर हुआ बात, अच्छे से समझ में आया कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर में उस कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, किसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो बाहर में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा बात है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी 5 बोल रहा है, बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर आप लोग को इस टाइप का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ देखने को मिल जाए ना तो इसको हम लोग 2 डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे रो 2 और रो 3 जैसे है वैसे नोट कर देंगे, रो 2 और रो 3 जैसे वैसे नोट कर दिए। अब देखिए A1 A2 A3 इसको हम लोग इस डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, प्लस लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 को इस डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, और बाकी बात रो 2 रो 3 जैसे हैं इसमें उसी प्रकार से हम लोग इस दोनों में लिख लेंगे। जैसे कि देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + x 3 + y 6 और 8, ये लिखा हुआ है, ये एक डिटर्मिनेंट है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले तो रो 2 जैसे है 6 8 वैसे लिख लिए। अब 2 और 3 को इस डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं, 2 और 3 को, प्लस फिर एक और डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसमें हम लोग 6 8 लिख लेते हैं और x और y को इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो 2 डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में हो गया ना। चलिए इस पे एक एग्जांपल भी हम लोग समझते हैं, एग्जांपल नंबर 10। देखिए एग्जांपल नंबर 10 में यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 के इक्वल हम लोग को प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, ये LHS है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं ना, ABC पहले लिख लेते हैं, ABC, फिर नीचे XYZ जैसे है वैसे लिख लेते हैं। अब देखिए A B और C को पहले लिख लेते हैं, A B C को पहले लिख लेते हैं, प्लस फिर हम लोग ये जो रो 1 और रो 3 जैसे है वैसे लिख लेंगे, ABC XYZ। अब देखिए 2x 2y 2z को हम लोग इसमें लिख लेते हैं, 2x 2y और 2z को हम लोग इसमें लिख लिए। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग को बता रखे हैं ना कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ रो 1 और रो 2 दोनों सेम है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, प्लस
अब देखिए यहाँ रो 2 में 2 जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचा क्या है, ए बी सी और 2 इसमें से कॉमन ले लिए, तो यहाँ एक्स वाई जेड सिर्फ बचेगा, एक्स वाई जेड और यहाँ एक्स वाई जेड नीचे भी है। अब देखिए 0 + 2 इंटू, अब यहाँ भी देखिए रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल है, सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो 0 + 2 इंटू 0 0, 0 + 0 0 आ गया, जो कि RHS के इक्वल है। यही तो प्रूव करना था ना, यहाँ पे देखिए यही तो प्रूव करना था, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर है। क्लियर हो रहा है ना, सारा प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। आगे बढ़े अब देखिए, अब प्रॉपर्टी 6 में आते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 6 में बोल रहा है कि इफ टू इच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम, that is the value of determinant remains same if we apply the operation Ri goes to Ri plus Krj और Ci goes to Ci plus Kcj। चलिए इसको हम लोग देसी लैंग्वेज में समझते हैं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि Ri goes to Ri plus Krj या Ci goes to Ci plus Kcj, इस दोनों में से कोई ऑपरेशन अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 4 8 10, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगा, 10 2 = 20 -8 4 = 32, तो 20 - 32 ये हो जाएगा -12, इसका वैल्यू -12 आ रहा है। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं क्या कि R1 goes to R1 plus R2 करते हैं, ठीक है। तो देखिए R1 पे अप्लाई कर रहे हैं इसलिए R2 जैसे है वैसे लिख देंगे, तो 8 10। अब R1 + R2 हो रहा है तो R1 का ये एलिमेंट है 2, तो 2 + 8 10, 4 + 10 14। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 100, माइनस 8 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 112। अब 100 - 112 ये आ गया -12। देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है ना, तो इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी आप लोग अप्लाई कीजिएगा डिटर्मिनेंट पे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान बात है ये समझना। जैसे कि देखिए यहाँ पे है 1 4 3 2 8 6 3 2 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं R2 goes to R2 plus R3 अप्लाई करते हैं, R2 goes to R2 plus R3, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कुछ आया है, इसका वैल्यू आया है मान लेते हैं हम लोग x, इसका वैल्यू x आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई क्या कर रहे हैं, R2 goes to R2 plus R3, तो R2 के साथ काम कर रहे हैं ना, तो R1 और R3 जैसे है वैसे लिख लेते हैं, तो 1 4 3 3 2 1। अब R2 plus R3 कर रहे हैं तो R2 और R3 को ऐड करते हैं, तो 2 + 3 5 8 + 2 10 6 + 1 7। अब ये जो नया डिटर्मिनेंट बना है इसका भी वैल्यू x के बराबर ही होगा। कैसे होगा वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1 4 3 3 2 1, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अप्लाई R2 plus R3, यानी कि R2 और R3 को ऐड करेंगे तो 2 + 3 यहाँ पे लिखते हैं 2 + 3, यहाँ पे लिखते हैं 8 + 2 तो यहाँ पे लिखते हैं 8 + 2। अब यहाँ पे लिखते हैं 6 + 1 तो 6 + 1, यही ना हम लोग कर रहे हैं, R2 और R3 को ऐड कर रहे हैं। अब इसको 2 + 3 को ऐड किए तो यहाँ 5 हो गया, 8 + 2 को ऐड किए तो 10 हो गया, 6 + 1 को यहाँ पे ऐड किए तो 7 हो गया, ठीक है। तो ये जो डिटरमिनेंट है दोनों इक्वल ही है, बस इस लिखने का तरीका अलग है। अब देखते हैं कि इसका वैल्यू x आता है कि नहीं। देखिए इसको हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं, 1 4 3 2 8 6 2 8 6 3 2 1 प्लस 1 4 3 1 4 3 3 2 1 3 2 1 2 2 8 6 तो यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे 3 2 1 लिखते हैं 3 2 1। अब देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है 1 4 3 2 8 6 3 2 1 ये ऊपर है ना, देखिए 1 4 3 2 8 6 3 2 1 इसका वैल्यू x के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x प्लस। अब देखिए आप लोगों को बता रखे हैं ना कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो कॉलम या दो रो सेम टू सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे R2 और R3 सेम है, देखिए 3 2 1 3 2 1, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, तो 0 x + 0 क्या आ गया, x आ गया ना। इसका मतलब इसका वैल्यू भी x के बराबर आ रहा है, इसका वैल्यू यानी कि यही है ना, ये दोनों तो डिटरमिनेंट सेम ही है, 3 2 5
8 + 2 10, 6 + 1 7, दोनों इक्वल है ना। देखिए इसका वैल्यू x के बराबर कैसे आया, प्रूव हो गया ना, समझ में आया अच्छे से। एक और एग्जांपल ले ले इसी पे, चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। आई होप आप लोग को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं i की जगह 2 रख देते हैं, तो C2 goes to C2 प्लस k की जगह कोई कांस्टेंट लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं 3, तो 3 C3 कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो नया डिटर्मिनेंट बनता है उसका देखते हैं वैल्यू सेम टू सेम आता है कि नहीं। बिल्कुल आएगा सेम टू सेम। C2 पे काम कर रहे हैं इसलिए C1 और C3 जैसे हैं वैसे लिख देते हैं, 1 2 3 3 6 1। अब देखिए अप्लाई क्या कर रहे हैं, C2 प्लस 3 C3, तो C2 का ये एलिमेंट क्या है 4, तो 4 प्लस 3 इंटू C3 का ये एलिमेंट क्या है 3, तो 4 प्लस 3 इंटू 3 9, तो 4 प्लस 9 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। 4 प्लस 9 13 होगा, 13 लिखने के बजाय हम लोग यही लिख लेते हैं, चलिए समझने के लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए C2 का ये एलिमेंट है 8, तो 8 प्लस 3 इंटू C3 का ये एलिमेंट क्या है 6, तो 6, तो 8 प्लस 3 इंटू 6 18, तो 8 प्लस 18 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 26 लिखने के बजाय हम लोग 8 प्लस 18 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए। अब C2 का ये एलिमेंट है 2, तो 2 प्लस 3 इंटू C3 का ये एलिमेंट है 1, तो 2 प्लस 3 इंटू 1 3, तो 2 प्लस 3 5 लिखने से के बजाय हम लोग 2 प्लस 3 ही डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नया डिटर्मिनेंट बन गया ना, ये 13 हो गया, ये 26 और ये 5। ठीक है, अभी ऐड करके नहीं लिखे हैं, बस ऐसा ही लिखे हैं। तो इस जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा और ये डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू x के बराबर ही होगा। कैसे होगा देखिए, इसको अगर हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 4 8 2 और यहाँ पे 3 6 1 प्लस यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, अब 4 8 2 यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ 9 18 3, अब यहाँ पे 3 6 1। ठीक है, अब देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट है दोनों सेम है ना, तो इसका वैल्यू x के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस। अब देखिए इसके सेकंड कॉलम में से हम लोग 3 कॉमन लेते हैं, तो 1 2 3, अब यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 3, 18 में से 3 कॉमन लेंगे तो 6, 3 में से 3 कॉमन लेंगे तो 1 और यहाँ 3 6 1। अब आप लोग को बता रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 कॉलम या 2 रो सेम हो तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो 3 इंटू यहाँ देखिए कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, तो 3 इंटू 0 x प्लस 3 इंटू 0 0 x प्लस 0 x। देखिए ये जो x है वो इसका वैल्यू आ गया ना। क्लियर हुआ बात अच्छे से कि यहाँ पे इस दोनों में से कोई भी ऑपरेशन आप लोग अप्लाई कीजिए डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वही सेम टू सेम रहेगा। बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें ये बहुत ही यूज होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग इस बात को अच्छे से।